सोनपुर घाटी के ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरा एक टूटा फूटा वीरान किला, जहां अब डाकुओं का अड्डा बना हुआ है। अबे बहराम, ये करतब तुझसे होगा क्या? या सिर्फ गोली चलाने में ही माहिर है तू? तू गलत जगह आ गया बे लल्ला। तुझे डाकू नहीं, सर्कस में होना चाहिए था। सच कहूं तो अगर मेरी किस्मत ठीक होती तो मैं किसी मेले में तालियां बटोर रहा होता। हाँ, और अगर मेरी किस्मत ठीक होती तो मैं बंदूक साफ नहीं कर रहा होता, अखबार पढ़ रहा होता किसी चाय की दुकान पर। सरदार सरदार, एक तांगा आ रहा है घाटी वाले रास्ते से। 4 मुसाफिर हैं उसमें, पक्की बात है, माल भरा पड़ा है। तांगा इस घाटी से? चलो लड़को, तैयार हो जाओ, बंदूकें भरो और याद रखो, जो ज्यादा बोले उसे जमीन पर सुला देना। रुक जा तांगे वाले, अगर जान प्यारी है तो तांगा यहीं रोक दे। झोला नीचे रख, पैसे गहने खाने का डिब्बा जो कुछ है फेंक दे नीचे। बेटा कुछ मत ले जा, बच्चा साथ है, खाने का सामान है बस। तू क्या हमें भीख मांगते समझ रहा है? हम छीनते हैं, दया नहीं करते। ये ले लो भाई, मेरे पास जो भी है सब ले लो और हमें बस छोड़ दो, जाने दो। रो क्यों रहा है छोरे? ये तो रोज का खेल है यहाँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं। पीछे क्या छुपा रहे हैं, हट जा। याद रखना, ये सोनपुर घाटी है, यहां से जो जिंदा जाता है वो किस्मत वाला होता है। अब भाग यहां से, वरना लाशें भी वापस नहीं जाएंगी। रतनपुर गांव। अरे गोपाल, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? शहर जा रहा हूँ भैया, सब्जी बेचने। लेकिन वो जंगल वाला रास्ता पड़ेगा ना, सुना है बाघ दिखा है वहाँ, हमला कर देता है सीधा। पता है भैया, डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, सब्जी नहीं बेचूंगा तो घर कैसे चलेगा। ठीक है भाई, रास्ता सुरक्षित नहीं है, संभल के जाना। ये कहानी है रतनपुर गांव की। यहाँ से निकलने वाले तीनों रास्तों ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है और आज इन्हीं मुसीबतों का हल निकालने के लिए गांव के चौपाल में बुलाई गई है ग्राम पंचायत की बैठक। सरपंच जी, वो जो शहर वाला रास्ता है ना, वो पूरा जंगल से जाता है। हम सब्जी लेकर शहर जाते हैं बेचने, पर जब भी निकलते हैं बाघ रास्ते में घात लगाए बैठा रहता है। उसे जो दिखता है चट कर जाता है। कई बार तो हमारी जान भी मुश्किल से बची है। परसों की बात है, हमारे गांव के गोपाल भैया पर हमला कर दिया था, बेचारा बच नहीं पाया। अब हालत ये है सरपंच जी कि हम डर के मारे शहर नहीं जा पा रहे। सब्जी खेत में सड़ रही है, कमाई का कोई और रास्ता नहीं है, घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। कृपा करके कुछ कीजिए, वरना हमारा जीना हराम हो जाएगा। हरिराम, तुम जो कह रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकलीफ है। हमारे गांव के लोग शहर तक नहीं जा पा रहे, ना व्यापार कर पा रहे, ना दवा ला पा रहे, और इसकी वजह सिर्फ वो जंगल नहीं है बल्कि वो बाघ है। इसका हल निकालना ही पड़ेगा। सरपंच जी, वो सोनपुर जाने वाला रास्ता जो पहाड़ी घाटियों से होकर जाता है, अब डाकुओं का अड्डा बन गया है। वो डाकू पहाड़ियों पर छुपे रहते हैं, बंदूकें ताने हुए राहगीरों को रोकते हैं। रुपए, पैसे ही नहीं, खाने का डिब्बा तक छीन लेते हैं
और कई बार तो लोगों को बेरहमी से पीटते भी हैं। हाँ सरपंच जी, पिछले हफ्ते सुरेश चाचा को इतना पीटा कि बेचारे अब तक बिस्तर पर हैं। एक बार हमारे पड़ोसी का लड़का गया था बहन की शादी में, लौटा तो ऐसा पीटा हुआ था कि हम पहचान ही नहीं पाए। सरपंच जी, रामनगर जाने वाला रास्ता भी क्या कम है। हम तो सोच रहे थे कि कम से कम रामनगर वाला रास्ता ही बचा है, पर अब वहाँ भी इंसान नहीं कोई और बस गया है। क्या मतलब? वहाँ कौन है? भूत है सरपंच जी, पीपल के उस पुराने पेड़ पर जो रास्ते के किनारे है। जैसे ही सूरज ढलता है और अंधेरा गहराने लगता है, उस भूत की आंखें खुलती हैं और फिर जो भी उस रास्ते से गुजरता है उसका मार पीटना शुरू। कभी किसी का सामान को तोड़फोड़ शुरू कर देता है, जैसे ये उसका रोज का खेल हो। अब बताइए हम कहाँ जाएं सरपंच जी? शहर वाला रास्ता बाघ खा जाता है, सोनपुर में डाकू लूट लेते हैं और रामनगर में भूत पीट देता है। गांव तो जैसे चारों तरफ से बंदीगिरी बन गया है। देखो भाइयों और बहनों, अब ये मुसीबत हमें ही दूर करनी है। कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे? हमारे गांव के नौजवान आखिर किस दिन काम आएंगे? ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। गांव की रक्षा अगर करनी है तो बच्चे, बूढ़े और औरतें थोड़ी खड़े होंगे। हाँ, इसमें खतरा ज़रूर है, जान जाने का भी डर है, इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो भी करना चाहे अपनी मर्ज़ी से करे, पर याद रखना ये काम गांव के लिए है, अपने लोगों के लिए है। और एक बात, मैं अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, और जो नौजवान इन तीनों रास्तों की मुसीबतों को ख़त्म करेगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा, क्योंकि जो पूरे गांव की हिफाजत कर सकता है वो मेरी बेटी की ज़िंदगी भी संभाल सकता है। आपने पंचायत में मेरी शादी का ऐलान कर दिया, और वो भी ऐसे। जो भी 3 रास्तों की मुसीबत हल करेगा वही आपका दामाद बनेगा। क्या मैं कोई इनाम हूँ पिताजी? गांव की हालत देखी है तूने, मैंने वो ऐलान गांव की भलाई के लिए किया था। अगर मेरी बेटी का नाम जुड़ने से किसी की हिम्मत बनती है तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी मैं तो तेरे लिए लड़का देख ही रहा था, और कौन सा बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी किसी शिक्षित, बहादुर और समझदार लड़के से हो। मैंने कुछ भी तेरे खिलाफ नहीं किया बेटा, मैंने तो हमेशा तेरे लिए ही सबसे अच्छा चाहा है। तो क्या मेरी खुशियाँ, मेरे सपने सब गांव की भलाई के नीचे कुचल दिए जाएंगे? तू बहुत छोटी थी जब तेरी माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई थी। तेरी हंसी ही मेरी दुनिया है। तू उदास होती है तो मैं चैन से सो नहीं पाता हूँ। आपको वो लड़का पसंद नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा पापा। जब मैं स्कूल में फेल हुई थी, जब मैं बीमार पड़ी थी, हर बार वो ही मेरे पास था। आपको वो कमजोर लगता है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी ताकत है। अगर वो लड़का इन 3 रास्तों की मुसीबतों से निपटने की हिम्मत दिखाए तो मैं भी साबित कर दूंगा कि मेरा फैसला जिद नहीं, बल्कि गांव की भलाई के साथ बेटी की खुशी का भी है। क्या मतलब पापा? मतलब जो मैंने पंचायत में शर्त रखी थी वो अब तू जिसे पसंद करती है उस पर भी लागू होती है। अगर वो गांव के इन 3 रास्तों के मुसीबत खत्म कर देगा तो तेरी शादी उसी से करूंगा, क्योंकि जो पूरे गांव के लिए लड़ सकता है वो तेरे लिए भी सही होगा। लेकिन भूत भूत सच में हुआ तो लड़ाई के आगे जीत। अब चाहे बाघ हो या भूत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, अगर भूत से बच गया तो अगली चाय मेरी तरफ से, नहीं बचा तो तेरे तेरवी की चाय भी मैं ही पिलाऊंगा। इस बार नाम कमाने का मौका है, वरना जिंदगी भर चप्पल सिलते रहूंगा लाला जी की दुकान में। जोश ठीक है, पर होश भी रख, कहीं नाम कमाने के चक्कर में जान गंवाना ना पड़ जाए। सोचो जरा, लोग जब कहेंगे यही है वो लड़का जिसने बाघ को पछाड़ा, डाकुओं को भगाया और भूत को हटाया, छोटे बच्चे तक नाम लेंगे हमारा। और उस दिन के बाद कोई हमें हल्के में नहीं लेगा, ना गांव में ना रिश्तेदारों में। और अगर बाघ ने चबा लिया तो गांव कहेगा अरे बेचारा बहादुर था, खा गया बाघ। चलो चाय पी लो उसकी याद में।
भाई एक बात साफ है, जो ये कर जाएगा उसे सरपंच की बेटी के साथ सिर्फ शादी ही नहीं होगी, बल्कि सम्मान, बहादुरी और समझदारी की पहचान मिलेगी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन तीनों रास्तों की मुसीबत को कैसे ख़त्म करूं। तुम बहुत समझदार हो, बताओ क्या करूं कि ये तीनों खतरे भी खत्म हो, ताकि हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे पिताजी राजी हो जाए। पहले बाघ को हटाना होगा, लेकिन ध्यान रहे कोई हथियार नहीं। अगर बिना हथियार के तुम उसे पकड़ लो तो पूरा गांव हिल जाएगा। बिना हथियार कैसे? जाल बिछाना होगा चालाकी से, बाघ ताकत से नहीं अकल से पकड़ना होगा। हाँ, अब समझ आया, आज ही पिंजरा लगाऊंगा। देखो भाइयों, मैं ही हूँ असली मर्द। आज इस बाघ को मारकर ही लौटूंगा, फिर इस सरपंच की बेटी मेरी दुल्हन होगी। अब इस भूत का खेल खत्म। ये पेड़ अब नहीं रहेगा और न ही उसका डर। तुम इंसान मेरा घर तोड़ेगा, एक एक का गर्दन मरोड़ दूंगा। ये ले, फिर यहाँ कभी दिखाई मत देना। ना बाघ का सामना कोई कर पाएगा, ना भूत से बच पाएंगे। और सोनपुर वाला रास्ता तो पहले से ही डाकुओं का अड्डा बना है। हमने सोचा था बहादुरी दिखाएंगे, लेकिन अब लग रहा है दामाद बनने के चक्कर में यमराज से मिलना पड़ जाता। लो, सरपंच जी भी आ गए। सरपंच जी, गांव के नौजवान भूत से भिड़ने गए। कोई डर के मारे भागा, कोई घायल होकर लौटा। भूत को देखने की हिम्मत किसी में नहीं बची। अब सबका जोश ठंडा पड़ चुका है। बाघ के सामने खड़ा होना आसान नहीं है सरपंच जी, वो तो सीधा गले पर झपटता है। और वो डाकू के पास तो बंदूक है, उनसे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। ये है वो बाघ जिसने हमारी राहें बंद कर दी थीं, लेकिन इसे मैंने एक भी हथियार का इस्तेमाल किए बिना खून बहाए मैंने बाघ को पकड़ लिया है। वाह, शाबाश, यही असली बहादुरी है। वाह, ये तो कमाल कर दिया। हथियार से ज्यादा तेज अगर कोई चीज है तो वो है अकल। आज तूने वो साबित कर दिया। तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हारे पापा देख लेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पापा को पता नहीं चलेगा, तुम टेंशन मत लो। मैं तो बस ये पूछना चाह रही थी, अब दूसरे रास्ते का क्या करें? वो डाकू तो इतने बेरहम हैं कि किसी को जिंदा नहीं छोड़ते। मेरे पास एक आइडिया है। डाकू भी इंसान होते हैं और इंसानों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? खाना। हम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, पूड़ी, सब्जी, मिठाई, लेकिन उसमें हल्का जहर मिलाएंगे। खाना गधे की पीठ पर बांध देंगे और उन्हें उसी रास्ते पर भेज देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं खाना रेडी करके देती हूँ।
चल जा, अब तुझे यहाँ से अकेला ही जाना है। अरे रुक जा बे गधे, लगता है इसका मालिक हमारे डर से पहले ही भाग गया। अरे इसमें तो पूड़ी सब्जी है, मुझे तो लगा था कि ये डब्बा खाली है। अरे वाह, आज तो खुद खाना चल कर आया है। ले चलो अड्डे पे, सब बांट के खाएंगे। पूजा तो हो गई, अब बताओ तीसरे भूत वाले रास्ते का क्या करें? इस रास्ते की मुसीबत से निपटने के लिए श्रद्धा से काम लेना होगा। गांव के बाहर जो पहाड़ी के नीचे साधु बाबा रहते हैं, उनसे मिलो, वही कुछ उपाय बताएंगे। भूत से डर तो नहीं लगता, लेकिन वो पीपल का पेड़ बहुत अजीब है। वहां अंधेरा होते ही कोई रोता है, कोई हंसता है। डरो मत, साधु बाबा जो बोलेंगे वही करना, और उसके बाद तीसरी सड़क भी सुरक्षित हो जाएगी। बाबा, गांव की तीसरी सड़क पर एक पीपल का पेड़ है। वहां कुछ है, अंधेरा होते ही वहां से गुजरने वालों को परेशान करता है। मैं जानता था कोई एक दिन इस सवाल के साथ जरूर आएगा। वहाँ एक भटकी हुई आत्मा है, कई सालों से वहाँ बंधी हुई है। उसे मुक्ति चाहिए, डर फैलाना उसका खेल बन गया है। तो फिर उपाय क्या है बाबा? ये मंत्र से सिद्ध धागा है। इसे आज दिन ठीक 12 बजे पीपल के पेड़ के तने पर 7 बार घुमाकर बांध देना, बिना पीछे देखे वहां से लौट आना। कोई आवाज दे तो भी मत रुकना। ओम भूत प्रेत बाधा निवारणाय नमः। क्यों आया है? ओम भूत प्रेत लौट जा, बाधा निवारणाय नमः। ये मेरी जगह है। ओम भूत प्रेत बाधा निवारणाय रमेश नमः। तेजी से पेड़ के तने के चारों ओर घूमकर धागा को लगाते ही भूत हमेशा के लिए पेड़ छोड़कर चला जाता है। ओम भूत प्रेत बाधा निवारणाय नमः। रमेश ने हिम्मत से हर एक रास्ते का हल निकाल दिया। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मेरी बेटी का साथ निभा सकता है। पापा, तो क्या अब आप सच में मान गए? हाँ बिटिया, तुम्हारी शादी इस बहादुर के साथ होगी। और यूं तीनों रास्तों की मुश्किलें सुलझ गईं। अब ना कोई डर रहा, ना कोई रुकावट। अब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगे।